हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स और इसी के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम कवर करने वाले हैं 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग है, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, प्रीलिम से रिलेटेड तो रहता ही है। एनर्जी एनर्जी सेक्टर जो है वो भी पेपर 3 में आता है, इकोनॉमी में, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इंडिया में जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसका सॉरी स्टेट मतलब बहुत खराब कंडीशन चल रहा है। तो ये एक तरह से डिटेल्ड एनालिसिस है जो मेंस में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। प्रीलिम्स में भी पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। लास्ट, यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन। ये ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही इन्वायरमेंट में हम इसको कवर कर रहे हैं, आईआर के लिए, हर के लिए इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होने वाला है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम में देखो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई हमेशा लेके आता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने बोला है कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है फिलहाल वो गुड हेल्थ में दिख रहा है। बैंकिंग सिस्टम गुड हेल्थ में दिख रहा है मतलब जो बैंक्स के बैड लोन्स होते हैं वो बैड लोन्स कम है। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल्स है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंटिन्यूज टू डिस्प्ले सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ये आरबीआई का लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताता है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आंसर आरबीआई। बैड लोन में रिडक्शन हुआ है। बैड लोन हैव डिक्रीज टू ए 12 ईयर लो ऑफ 2.6% एज ऑफ सितंबर 2024। ये 12 ईयर में सबसे कम है। तो ये मेंस में इंपॉर्टेंटली आप इसको मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो एज अ डेटा। एसेट क्वालिटी, बैंक का जो एसेट क्वालिटी होता है, एक बैंक ने लोन दिया है टाटा कंपनी को, एक बैंक ने लोन दिया है किंगफिशर को। किंगफिशर के डूबने के चांसेस ज़्यादा है, टाटा के फ्लरिश करने के चांसेस ज़्यादा है। तो लोन क्वालिटी या एसेट क्वालिटी ऐसे डिसाइड किया जाता है कि वैसी कंपनी को आपने लोन दे रखा है जो आगे बढ़ रहा है, जो फ्लरिश कर रहा है, तो इसका मतलब आपका एसेट क्वालिटी जो है वो अच्छा है। तो एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हुआ है, मतलब बैंक्स ने उन लोगों को या उन एंटिटीज को लोन ज़्यादा दिए हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं, जिनको लोन को रिटर्न करने के चांसेस ज़्यादा है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी में बैंक्स जा रहा है। हेल्दी प्रोविजन कवरेज रेशियो प्रोविजन। बैंक्स जो हैं अपने जो भी उनके पास आता है पैसा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, या जो भी उनके पास कैपिटल है, कैपिटल का कुछ पार्ट वो अलग रख देते हैं कि अगर लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अलग रखा हुआ पैसा काम आएगा। उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। तो बैंक्स का प्रोविजनिंग भी बढ़ रहा है, मतलब रिस्क कवर बढ़ रहा है, बैंक के रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है। बैंक का कैपिटल पोजीशन क्या हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। बट साथ में कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। रिटेल लोन्स जो होते हैं, छोटे मोटे लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, वो अनसिक्योर्ड हैं। अनसिक्योर्ड मतलब जैसे आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया तो उसमें कुछ आपने गिरवी नहीं रखा, कोलेट्रल नहीं रखा, उसको क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड लोन। आपने एक बाइक खरीदी 2.5 लाख की, उसमें लोन लिया तो वो सिक्योर्ड है, क्योंकि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपका बाइक ले जाएंगे। अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में स्ट्रेस देखने के लिए मिल रहा है। स्टीप इंक्रीज इन राइट ऑफ्स इन दिस सेगमेंट, पोटेंशियली डिटोरिएशन इन एसेट क्वालिटी। तो कुछ सेक्शन में जो है ओवर 50% ऑफ न्यू बैड लोन इन रिटेल सेगमेंट स्टेम फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन। रिटेल मतलब खुदरा लोन जो इंडिविजुअल्स को जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो छोटा छोटा लोन देता है, वहां पे स्ट्रेस देखने के लिए मिल रहा है। राइजिंग हाउस होल्ड लेवरेज ऑफ पर्सनल लोन अंडर 50,000 के अंदर जो पर्सनल लोन है उसमें 11% ओवर ड्यू है, जिन लोगों ने अपना पैसा नहीं दिया। 60% ऑफ बोरोअर अवेल्ड मोर देन 3 लोन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, है ना। 50,000 से कम जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब क्लास जो लोन लेगा उसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड लोन्स वगैरह भी सर्ज हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें सर्च हो रही हैं। कॉर्पोरेट लेंडिंग टर्न जो है, डिक्लाइन इन लार्ज बोरोअर बैड लोन, लार्ज बोरोअर जो है का बैड लोन में डिक्लाइन हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ देखने के सामने आई है। तो ये है बैंक्स जो लोन देते हैं उसके बारे में। सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। देखो, आज आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हो, है ना। गैस सिलेंडर से कुकिंग गैस आप यूज़ करते हो जिसमें एलपीजी रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके अलावा बहुत सारे सिटीज़ में पाइप्ड गैस कनेक्शन आ गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वैसे ही गैस का कनेक्शन पाइप्ड आ गया है। वहाँ मीटर घर में, किचन में लग जाता है, उसी से डायरेक्टली आप अपने किचन में गैस को यूज़ कर लेते हो। आपका गैस सिलेंडर तो ख़त्म भी हो जाता है, वो ख़त्म
नहीं होने वाला। मीटर लगा हुआ है, जितना यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी जैसा, वाटर सप्लाई जैसा, जितना यूज करोगे उतना आपका खर्चा होगा, यूज नहीं करोगे तो खर्चा नहीं होगा, उस हिसाब से बिल आएगा। बहुत सारे सिटीज में, फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बहुत सारे सिटीज में आपको ये कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिटी गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। की चैलेंजेस इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, रिडक्शन इन एपीएम गैस एलोकेशन। एपीएम गैस एलोकेशन जो है उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला है। एपीएम का मतलब एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना, जिसका रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला है। गैस सिलेंडर का रेट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट, तो वो क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म। एपीएम गैस एलोकेशन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, पीएनजी एंड सीएनजी, डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस को क्या बोलेंगे, डीपीएनजी। सीएनजी तो आपको पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में सीएनजी यूज होता है। ड्रॉप्ड फ्रॉम 72% इन Q2 to 44%, इनका गैस एलोकेशन कम हुआ है। प्लेयर्स आर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव लाइक HPHT गैस एंड RLNG विच आर 1.2 to 2 times कॉस्ट ऑफ एपीएम। तो अलग कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव पे है ना, बहुत सारे सिटीज में, मुंबई में वगैरह में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मजबूरी है शिफ्ट होना, गैस के कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है। क्रूड ऑयल जो है वोलेटाइल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक एक करके हम ये HPHT के बारे में पढ़ लेते हैं। HPHT क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। HPHT गैस रेफर्स टू नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मैक्सिमम CH4 होता है, मीथेन होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फील्ड लोकेटेड इन रीजन्स विथ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। These fields require specialized technology and equipment for safe and effective extraction. RLNG क्या है, रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, RLNG बोलते हैं, जिनको रीगैसिफाई किया गया है। इनका यूज जो है सिटीज में ज़्यादा बढ़ा है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, CNG और डीजल की बात करें, कॉस्ट एडवांटेज ऑफ CNG ओवर डीजल हैज बीन श्रिंकिंग। जो CNG सस्ता था, डीजल महंगा था, वो CNG का जो एडवांटेज था वो कम हो रहा है ना, डीजल प्राइस में कट हो रहा है। तो अब दिक्कत वाली बात यही है कि लोग CNG प्रीफर करेंगे कि डीजल प्रीफर करेंगे। डिक्लाइन इन CNG व्हीकल रजिस्ट्रेशन, CNG व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है, जितना CNG व्हीकल मतलब नया खरीदा जा रहा है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। CNG का वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है। तो इसका मतलब सिटी में जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। PM ई बस सेवा में इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, तो ऑब्वियसली CNG यहाँ पे यूज कम होगा ही होगा। PM ई बस सेवा आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PM ई बस सेवा में बस ऑपरेशन को 10 साल के लिए सपोर्ट किया जाएगा। तो ये पूरा, वैसे तो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा है, बट प्रीलिम्स के लिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे PM ई बस सेवा है ना, और बाकी LNG वगैरह का डेफिनेशन जो आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए ये टॉपिक कवर कर लिया गया। बाकी मेंस वाइज टॉपिक में चीज़ें ज़्यादा हैं कि मेंस वाइज सेक्टर में क्या कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेशन इन द सेक्टर, स्ट्रगल फॉर स्मॉलर प्लेयर, स्मॉलर प्लेयर के लिए स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, लार्ज प्लेयर के लिए डेट डिपेंडेंसी, लोन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, और जितना भी चैलेंजेज है, चैलेंजेज के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर होता है, ठीक है। सेक्टर जो है धीरे धीरे कंसोलिडेट होता रहेगा। तो इसमें कुछ की टर्म्स थे जो इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया। थर्ड टॉपिक जो है, सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ऐसे टॉपिक्स बार बार न्यूज़ में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बार बार इस टॉपिक को लेना इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये टॉपिक जो अपने MP हैं श्री शशि थरूर, उन्होंने लिखा है, और इसमें काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं रादर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेंस में, तो इसको लिखा गया। देखो, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अगर सिस्टम है तो एक पार्टी या कुछ पार्टीज गवर्नमेंट में होंगी, कुछ अपोजिशन में होंगी, है ना, और पार्लियामेंट में सारे MP हैं, उनका काम क्या है, लॉ बनाना है। तो लॉ बनाना है, लॉ बनाने के लिए हेल्दी डिबेट होना, हेल्दी डिस्कशन होना ज़रूरी है, एक दूसरे को हेल्दी काउंटर करना भी ज़रूरी है, काउंटर करने के बाद भी एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट रहे वो भी ज़रूरी है, लाइंस क्रॉस नहीं हो, बिलो द बेल्ट वार नहीं हो, ये सब ज़रूरी है। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। अब सेशन मार्ड बाई डिसरप्शन, डिसरप्शन ओवर डिस्कशन। Recently concluded winter session of parliament saw more adjournments than meaningful discussion. Adjournment बहुत हुए, discussions कम हुए।
मिनिमल लेजिस्लेटिव वर्क वाज accomplished लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट अमॉन्ग सिटीजन। कि क्या कर रहे हो, है ना, दिन भर लेके घूम रहे हो, इधर बाहर जा रहे हो, इधर कर रहे हो। एमपी लोगों का पूरा यही काम था। कन्फ्रंट कर रहे हैं आउटसाइड द हाउस, हाउस में बैठ ही नहीं रहे, हाउस में डिकोरम ही मेंटेन नहीं रहे हो रहा। एक तरह से ये पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सारे टॉपिक्स में ये कवर किया जा सकता है। इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स दिख रहा है। पार्लियामेंट्री एडजर्नमेंट मतलब सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग टेम्पोरली या परमानेंटली, जिसको क्या बोलते हैं, एडजर्न। रूट कॉज ऑफ पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, डिसरप्शंस बहुत बढ़ गया है। स्पीकर लिमिटेड अथॉरिटी, पास्ट स्पीकर लाइक सोमनाथ चटर्जी एंड मीरा कुमार अवॉइडेड प्यूनिटिव मेजर लाइक एक्सपल्सन विदाउट कंसेंसस। इन लोगों ने एक्सपल्सन को अवॉइड किया, किसी एमपी को एक्सपेल कर देते हैं जब तक कंसेंसस नहीं है, सारे लोग ऑलमोस्ट एग्री नहीं करते हैं, तब तक इन लोगों ने एक्सपल्सन नहीं किया। बट ओम बिरला जी ने ज्यादा ही थोड़ा एक्सपल्सन किया है। करंट स्पीकर लाइक ओम बिरला हैव ओकेजनली सस्पेंडेड मेंबर बट स्टिल प्रीफर एडजर्नमेंट टू एक्सपल्सन्स, एडजर्नमेंट को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सिविलिटी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में एक जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है वो बहुत डिक्लाइन कर गया है। पॉलिटिकल इंटरैक्शंस वन मार्क्ड बाय सिविलिटी हैव डेवलप्ड इनटू एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब बिटरनेस में बदल गया है। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी एमपी थे और वो अपना काउंटर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट को, बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि हाँ ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ही वॉज हैप्पी विद द आर्गुमेंट्स मेड बाय आपके जो भी उस टाइम के बाद में जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये चीजें जो हैं वो इंटरेक्शंस, वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वो सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोलराइजेशन हो गया है, पोलराइजेशन, एक पार्टी पूरा इधर एक ग्रुप को, एक रिलीजन को लेके जा रही है, दूसरा इधर लेके जा रही है, कास्ट के बेसिस पे, नेशनल इंटरनेशनल के बेसिस पे पोलराइजेशन हो गया। इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। हाइपोक्रेसी अक्रॉस पार्टी लाइन, पार्टी लाइन में क्या है, हाइपोक्रेसी है। टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स चल रहा है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला पॉलिटिक्स चल रहा है। डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री ओरेटरी एंड डिबेट, पार्लियामेंट में ओरेटरी, बोलना, बोलने का क्वालिटी, स्पीच, डिबेट, है ना, फैक्ट्स पे बोलना, रीजन पे बोलना, लॉजिक पे बोलना, वो सब डिक्लाइन हो गया है। डिस्कनेक्ट बिटवीन इलेक्टिबिलिटी एंड पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस, देखो कितने सारे कीवर्ड, कितने सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब आप मेंस के आंसर लिखोगे, तो हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। चेंजिंग क्राइटेरिया फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जजमेंट बाई पार्टी लीडर्स, है ना, पार्लियामेंट और मीडिया, मीडिया भी वही दिखाती है जो लोग देखना चाहते हैं। डिसरप्शन ओवर डिलिब्रेशन, डिसरप्शन में ज्यादा मजा आ रहा है मीडिया को, सब लोगों को, लेजिस्लेटर को, रादर देन डिलिब्रेशन, बातचीत करने में। डिलिब्रेट करना मतलब पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाना, बातचीत करना। गवर्नमेंट्स कंटेम्प्ट ऑफ फॉर पार्लियामेंट, है ना, ये ऐसा शशि थरूर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट प्रेजेंस इन पार्लियामेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ज्यादा रहते थे। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर पीएम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहें तो वो दिखाएगा कि पार्लियामेंट का वैल्यू है, अदरवाइज दिखाएगा गवर्नमेंट पार्लियामेंट का वैल्यू नहीं कर रहा है, वैल्यूज का इरोजन। तो पार्लियामेंट्री डिक्लाइन होने से डेमोक्रेसी पे भी थ्रेट आ जाएगा, ये कहना चाहते हैं आपके शशि थरूर, है ना। लास्ट टॉपिक, यूथ जो है पूरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। तो यूथ जो है उसको लीड कर रहा है अलग अलग कंट्री में, चाहे यूएस की बात करो, चाहे कनाडा की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो, बहुत सारे कंट्रीज में यूथ सामने निकल के आ रहा है, यूथ केस कर रहा है, लिटिगेशन कर रहा है कि हमें इन्वायरमेंटल राइट्स मिलने चाहिए। तो वो ये टॉपिक वही दिखा रहा है, इसमें ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें यूथ जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस को लीड करता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वायरमेंट के आंसर्स लिखोगे। द राइज ऑफ यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन, यूथ ड्रिवन क्लाइमेट लिटिगेशन इज इमर्जिंग एज ए पावरफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में ये बहुत आगे दिख रहा है। बाय होल्डिंग गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंटेबल, यंग एक्टिविस्ट आर फ्रेमिंग क्लाइमेट एक्शन एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिमांडिंग बोल्ड सिस्टमिक सॉल्यूशंस। मेजर माइलस्टोन इन यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन, मेजर माइलस्टोन क्या है यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन में? हेल्ड वर्सेज स्टेट ऑफ मोंटाना यूएस, HELD, हेल्ड एक पर्सन है। लैंडमार्क विक्ट्री बाय यूथ एक्टिविस्ट, द मोंटाना सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रूलिंग इन फेवर ऑफ 16 यंग प्लेंटिफ्स
who argued that the state's fossil fuel policies violated their constitutional right to a clean environment. उस स्टेट ने, यूएस के अंदर उस स्टेट ने जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, उनके क्लीन एयर क्लीन एनवायरनमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वहां की एक लैंडमार्क विक्ट्री दिया यूथ्स के फेवर में. द डिसीजन मार्क द फर्स्ट टाइम यूएस स्टेट सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड, वहां के हाई कोर्ट को स्टेट में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अ क्लीन एंड हेल्थफुल एनवायरनमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो ये यूथ्स लीड कर रहा है और वहां की सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट बोल लो, वो रिकॉग्नाइज कर रही है. कनाडा में भी यही हो रहा है. ला रोज वर्सेस हिज मैजेस्टी किंग. इन कनाडा यंग प्लांटिव्स आर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स इनसफिशिएंट क्लाइमेट पॉलिसीज अंडर सेक्शन 87 ऑफ कैनेडियन चार्टर. ठीक है, फिर उनका केस जो है 2026 में सुना जाएगा कि क्या होगा, बट चैलेंज तो हो रहा है ना. वैसे ही नेदरलैंड में, कोलंबिया में, जर्मनी में, इंडिया में भी 2017 में 9 ईयर ओल्ड रिद्धिमा पांडे petitioned India's National Green Tribunal for stronger climate change policies including integrating climate change into environmental assessment. ये भी हुआ. उस 2017 को केस को 2019 में डिसमिस कर दिया गया, बट वापस से रिव्यू पिटीशन डला हुआ है. ठीक है, तो कहने का मतलब अब क्लाइमेट चेंज को कौन लीड कर रहा है? यूथ लीड कर रहा है. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में किसी भी कंट्री में पॉलिसीज वैसे ही बनेंगे, लॉज वैसे ही बनेंगे जैसे लोग डिमांड करेंगे. अगर आप डिमांड करोगे कि सब कुछ फ्री चाहिए, फ्री मिल जाए तो मजा ही आ जाए, फ्री बस सर्विस चाहिए, फ्री में पैसा चाहिए, तो वही मिलेगा. अगर आप चाहिए कि फ्री कुछ मत दो लेकिन एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो एनवायरनमेंट क्लीन ही मिलेगा. जो आप मांगोगे आपके पॉलिटिशियंस, आपकी गवर्नमेंट आपको वही देगी, है ना. तो जो पॉलिसीज लोग डिमांड करते हैं वही आपको मिलेगा. तो देयर इज अ हाई टाइम कि लोग इसको लीड करें. और बहुत अच्छा है कि क्लाइमेट एक्टिविज्म में इसको कौन लीड कर रहा है? स्टूडेंट. नए लीडरशिप, नए स्टूडेंट, नया ब्लड, यंग लोग इसको लीड कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू, जय हिंद.